नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले अपने सभी देशवासियों को 16 दिसंबर विजय दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। और आज का ये वीडियो समर्पित है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शूरवीरों को, जिनकी वजह से आज हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। आज का वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था कि हमें विजय दिवस मनाने का हर्षोल्लास प्राप्त होता है। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने हमला किया इंडिया के ऊपर। करीब 6 to 9 एयरफील्ड्स के ऊपर उन्होंने एयर अटैक किया। हालांकि युद्ध की तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये इंडिया की डिप्लोमेसी थी कि फर्स्ट जो अटैक था वो पाकिस्तान को करने दिया ताकि उसे आक्रमणकारी घोषित किया जा सके। वॉर 2 फ्रंट पे चल रहा था, एक वेस्टर्न सेक्टर पे जहाँ पे अभी पाकिस्तान है और हमारी बॉर्डर लगती है राजस्थान, पंजाब और जम्मू की, और दूसरा जो वॉर चल रहा था वो चल रहा था ईस्टर्न सेक्टर में, और वहाँ पे जहाँ पे अभी बांग्लादेश बना हुआ है। उस समय उसे बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। तो लड़ाई का मेन मुद्दा तो पूर्वी पाकिस्तान में ही था, लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया को 2 फ्रंट के ऊपर हम उलझा दें, इसलिए उसने वेस्टर्न फ्रंट पे भी वॉर खोल दिया, और ये उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई बाद में। और एक बार जब पाकिस्तान ने अटैक किया, एक बार जब पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया, तो उसको ख़त्म किया इंडियंस ने, और वो भी मात्र 13 दिन के अंदर। 16 दिसंबर को वॉर वॉज ओवर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि देखिए एक लीडरशिप से कितना फ़र्क पड़ता है। हमारा ये जो युद्ध के अंदर जो जीत हुई वो हुई हमारी लीडरशिप की वजह से। और लीडरशिप के अंदर डेफिनेटली उस समय के हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और उसके बाद आर्मी के मोर्चे पर द ग्रेट फील्ड मार्शल मानेक शॉ। उस समय वो फील्ड मार्शल नहीं बने थे, 71 के वार के बाद बने। उस समय थे वो जनरल, उनके कमांड में थी हमारी आर्मी उस समय। एंड व्हाट अ डेयरिंग, व्हाट अ फॉर साइटेड सोल्जर एंड द लीडर। ईस्टर्न सेक्टर के अंदर जब वॉर शुरू हुआ, वहाँ का जो पूरा का पूरा नेतृत्व था वो था हमारे जनरल सैम मानेक शॉ, जिनको जनरल सैम बहादुर भी बोला करते थे। और ईस्टर्न कमांड के GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, और उनके चीफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब। इनकी जुगलबंदी ने क्या हौसले पस्त किए हैं पाकिस्तानियों के। वैसे तो ईस्टर्न सेक्टर में बहुत घटनाएं घटित हुई, बहुत से युद्ध लड़े गए। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बताता हूँ। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट गंगा सागर। गंगा सागर को पार करके आर्म्ड फोर्सेस को हमारे जाना बहुत ज़रूरी था आगे बढ़ने के लिए। लेकिन गंगा सागर में पता चला कि करीब 1.5 किलोमीटर तक पाकिस्तानी फ़ौज ने मोर्चा संभाल रखा था, अपने बंकर बना रखे थे, और वो बंकर ऊंचाई पे थे। अंतिम रेंज तक पहुंचते पहुंचते तो उनके बंकर 2 मंजिला इमारत के ऊपर भी था। अब यहाँ से अगर गुजरना है फ़ौज को तो कैजुअल्टीज़ बहुत होने वाली थी, पर खैर हमारे इंडियन ऑफिसर्स ने और जवानों ने मिलकर बहुत अच्छी सी प्लानिंग करी, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ रखा, और कब वो उनके बंकरों के पास पहुंच गए पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चला। लेकिन जब वो आगे बढ़ना शुरू किया उन बंकरों के थ्रू, तो फिर गोलीबारी शुरू हो गई। अब जब गोलीबारी शुरू हुई तो हमारे ये 14 गार्ड के इन्फेंट्री के जवान आगे बढ़ रहे थे, और उनमें एक थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का। वो अपने बड़ी के साथ आगे जा रहे थे, और फिर देखो इनमें क्या जोश आया, और ये तेज़ी से बढ़ते हुए बंकर को कब्जाने के लिए आगे बढ़े कि हम इनकी राइफ़ल्स को शांत कर देते हैं। जो बंकर में से गोलियां चला रहे हैं उन्हीं को उड़ाते हैं। अब आप सोचिए कि बंकर में से छोटे छोटे होल में से गोलियां चला रहे होते हैं, उसके अंदर घुसना और फिर उसके बाद में उनको शांत करना बहुत डेयर डेविल चीज़ है। उनका जो साथी था उसको सबसे पहले गोली लगी और वो वहाँ पे गिर गया। उसके बाद तो अल्बर्ट एक्का के अंदर वो भवानी घुसी है, और वहाँ से वो दौड़ते हुए गए सीधे बिना परवाह के। गोलियाँ लग रही थी लेकिन ही वॉज मूविंग, और पहुँच गए बंकर के अंदर, और वहाँ जाके इतना पास पहुँच गए कि वो जो दोनों पाकिस्तानी सिपाही थे उनको अपनी संगीन से मार दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन लांस नायक एक्का रुके नहीं, वहाँ से फिर आगे बढ़ गए अपने घायल शरीर के साथ, और उनकी अब मंजिल थी वो 2 मंजिला इमारत जिसमें से गोलीबारी कंटिन्यूस आ रही थी। अब वो वहाँ पहुँच गए, उसके नज़दीक घायल शरीर। अब वो तो कंपाउंड के अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाने के बाद में 2 मंजिला इमारत पर चढ़ना पड़ेगा, कैसे? लेकिन हमारे घायल सिपाही ने वो कर दिखाया
जो और सोच भी नहीं सकता था कोई, उन्होंने वो कंपाउंड फांदा और वहाँ से वो ऊपर चढ़े और उसके बाद में उन्होंने जहाँ से ये गोलीबारी आ रही थी एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंकने के बाद में उधर के सिपाही ख़त्म हुए, दूसरी तरफ से जो गोलियां चल रही थी खुद अंदर पहुँचे और फिर उस पाकिस्तानी सिपाही का उन्होंने काम तमाम कर दिया। और उसके बाद वो जंग हम जीत चुके थे और लांस नायक अल्बर्ट एक्का इस अदम्य शौर्य और साहस के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बाद में भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा। इसके अतिरिक्त अब देखिए ढाका के अंदर क्या हो रहा है। ढाका के अंदर हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे और जब हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे तो उस समय अमेरिका दबाव डाल रहा था इंडिया से कि इंडिया को सीज़ फायर करना चाहिए। वो टाइम पे ये लेफ्टिनेंट जनरल जैकब के वर्ड्स हैं और वो बोलते हैं कि हमारे पास में एक आदेश आया कि आप ढाका पे कब्जा ना करें और जो पीछे आप सिटी छोड़ के आ गए उनके ऊपर कब्जा करें। और जैकब साहब बताते हैं कि हमने उस आदेश को इग्नोर कर दिया। हम ढाका के इतने नज़दीक पहुंच चुके थे, हम कैसे उनको जाने दे सकते थे। अब यहाँ ढाका को जीतने की प्लानिंग चल रही है। इंडियन फोर्सेस ऑलमोस्ट आप देखिए ढाका के अंदर घुसने वाली हैं, करीब 200-300 किलोमीटर दूर हैं। अच्छा, ढाका के अंदर जाने के लिए बीच में पड़ती मेघना नदी। अब मेघना नदी को क्रॉस हमारे टैंक्स कर तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पीड स्लो हो जाएगी, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे उसको पार करने के अंदर। और मीन टाइम आपको पता है कि अगर इतना का रहेगा तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ कहाँ रहेगा। तो उस समय हमारी सेना ने यह फैसला किया कि हम लोग पैरा ड्रॉप करेंगे हमारे पैराट्रूपर्स को, हमारे कमांडोज़ को। और जहाज़ तैयार किए गए और टंगेला का युद्ध बोला जाता है इसे, क्योंकि टंगेला वॉज द प्लेस जहाँ पे हमारे ये पैरा ड्रॉप होने वाले थे। हमारे 700 कमांडोज़ उनको जो है पैरा ड्रॉप किया गया टंगेला में। वहाँ से करीब 100-125 किलोमीटर फिर ढाका पड़ता था और उसके बाद में वो ढाका में एंट्री कर सकते थे। अब देखिए, जो पूरी शिद्दत से अगर आप कोई काम करते हो ना तो ऊपर वाला भी साथ देता है। अब देखिए यहाँ कैसे साथ दिया ऊपर वाले ने। जब ये पैरा ड्रॉप्स हो रहे थे, हालांकि दिमाग देखो इनका बड़ा ज़ोरदार था कि 700 पैरा ड्रॉप करने थे, तो इन्होंने उस पैरा ड्रॉपिंग के साथ बहुत सारे पुतले भी पैरा ड्रॉप किए ताकि ये ना पता चले कि कहाँ पे कितने लोग पैरा ड्रॉप हो रहे हैं। अगर कोई दूरबीन लगा के देख रहा है तो बहुत सारे पुतले वो भी पैरा ड्रॉप हो रहे हैं। और अब आप देखिए कि जो पुतले पैरा ड्रॉप हुए, जो इंसान पैरा ड्रॉप हुए वहाँ पे, अब वहाँ पे से मैसेज जाता था बीबीसी के पास। और उस समय बीबीसी को बड़ा ही ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ सर्विस माना जाता था। और बीबीसी बोलता है कि टंगेला के अंदर भारतीय जवान पहुंच चुके हैं 5000 की तादाद में। और जब ये पाकिस्तानी जनरल्स को पता पड़ा तो उनके होश फाख्ता हो गए। वो उनके लिए एकदम डिमोरलाइज करने वाला क्षण था। और यहाँ से हम लोगों ने मेंटल वॉर जीतना शुरू कर दिया था। और टंगेला के अंदर हमारे थे 700 और वहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा आउट नंबर्ड पाकिस्तानी फ़ौजी थे, लेकिन उन्हें लगा कि 5000 के कमांडोज आ गए और वो लोग वहाँ से पीछे हटने लगे। और 4 घंटे में, मात्र सिर्फ 4 घंटे में हमारी सेना ने उसको कैप्चर कर लिया। और उसके बाद बढ़ चले हम ढाका की तरफ। अब जब ढाका की तरफ बढ़ रहे थे तो देखिए तीसरा पॉइंट, एक और प्लान करती है हमारी एयरफोर्स। और एयरफोर्स को कहा जाता है कि आपको जो है एक सॉर्टी करनी है। 4 मिग उनको असाइन किया गया और उनको कहा गया कि आपको ढाका में किसी जगह पे अटैक करना है। अच्छा, उस समय देखिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़, एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी इतना ज़्यादा रखा जाता था कि हमारे पायलट्स को भी नहीं पता होता था कि उन्हें अटैक कहाँ करना है। उनको एक एनवलप दिया जाता था सील्ड, और जब वो फ्लाइट में बैठ जाते थे, अपने जहाज़ में बैठ जाते थे, तब वो ओपन करके उनको प्लान पता पड़ता था। और इस बार जब उनको एनवलप मिला और मिग के पायलट्स जो उनका कमांडर थे, 4 मिग तैयार थे, उन्होंने जब खोला तो उसमें लिखा हुआ था आपको जाना है और गवर्नमेंट हाउस पे, यानी कि गवर्नर हाउस पे हमला करना है। देवर आल्सो शॉट की, और सीधा गवर्नर हाउस को उड़ाना है क्या। और फिर उसके बाद 15 दिसंबर की रात जो आगे बढ़ के 16 दिसंबर की सुबह बन रही थी, उस समय फ़ोन की घंटी बजती है। लेफ्टिनेंट जनरल जैकब को फ़ोन आता है जनरल मानेकशॉ का, और उनसे कहते हैं मानेकशॉ कि गो एंड गेट द सरेंडर। फ़ोन रख दिया। अब जैकब साहब को अपने ऑर्डर मिल चुके थे। उन्होंने अरोड़ा सर के साथ बातचीत की। लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा एंड लेफ्टिनेंट जनरल जैकब बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर बनाया
और जा कर के अब नियाज़ी के पास उनको जाना था और बात करनी थी। वो नियाज़ी जो उस समय डरा हुआ था, वो नियाज़ी जिसको ये पता था इंडियन आर्मी चारों तरफ से आ चुकी है और सबसे ज़्यादा नाक में दम उस समय कर रही थी वहाँ की लोकल सेना जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी, और वो भी इंडियन आर्मी के द्वारा ट्रेंड सोल्जर्स थे, वहाँ के सिविलियंस थे जिन्होंने बंदूकें उठा रखी थी पाकिस्तान की बर्बरता के ख़िलाफ़, और वो तो चाहते थे कि जनरल नियाज़ी को ख़त्म ही कर दिया जाए। अब ढाका पहुँचते हैं हमारे जैकब साहब, और वहाँ पहुँच करके आँख में आँख डाल के नियाज़ी को बोलते हैं, नियाज़ी नाउ द वार इज़ ओवर, यू आर फिनिश्ड, या तो सरेंडर साइन करो वरना हम सीज़ फायर बंद कर देंगे। क्योंकि जब ये सरेंडर करने के लिए वहाँ पे उनको सरेंडर करवाने के लिए जा रहे हैं उस समय युद्ध रोक दिया गया, यूनिलैटरल सीज़ फायर कर दिया गया। अब नियाज़ी उस समय बोलता है, कोई भी जनरल ऐसे थोड़ी सरेंडर कर देगा, आफ्टर ऑल ही वाज आल्सो ए जनरल। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सरेंडर नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको आधा घंटे का टाइम देता हूँ, थिंक ऑफ इट। तुम सोचते हो कि वो अमेरिकन्स आके आपकी हेल्प करेंगे, अमेरिकन्स लौट चुके हैं। तुमको कराची के ऊपर गुमान है कि वहाँ से आपकी नेवी आएगी, कराची बर्बाद हो चुका है, कहीं से हेल्प आने वाले नहीं हैं, और उस हेल्प के बिना तुम यहाँ पे मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी के बीच में पिस के रह जाओगे, सोच लो। और लेफ्टिनेंट जनरल जैकब वहाँ से उठे और बाहर आ गए। अब नियाज़ी देखो क्या सोच रहा है, और देखो हमारे जैकब साहब क्या सोच रहे हैं। ये सोच अगर आपको समझ में आ सकती है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द लीडरशिप ऑफ दिस आर्मी ऑफ पाकिस्तान एंड आर्मी ऑफ इंडिया दोस डेज। नियाज़ी उनके पास थे करीब करीब 93,000 की फ़ौज, 93,000 की फ़ौज, और हमारे इंडिया वाले थे वहाँ पे मुश्किल से 26,000। अब आप देखिए, उसके बावजूद वो डर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब मेरे को कोई हेल्प नहीं आने वाली, तो हम कब तक लड़ेंगे। जनरल जैकब बाहर सोच रहे हैं कि मैं इनको बोल के तो आ गया हूँ सरेंडर के लिए, कहीं अगर इन्होंने मना कर दिया और अगर इन्होंने थोड़ी वीरता दिखा दी और कहा कि नो वील फाइट टिल आवर डेथ, तो भैया ये युद्ध महीनों खिंच सकता है और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं करूँगा क्या, मेरे सिर्फ 26,000 फ़ौज है और ये 93,000 की फ़ौज है, कोई मैच नहीं है, और इनके पास इतना गोला बारूद ऑलरेडी है कि ये महीने भर तक तो आराम से युद्ध कर सकते हैं। फिर आधा घंटे बाद जनरल जैकब अंदर जाते हैं कि यस लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी, क्या सोचा आपने। तो नियाज़ी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्लीज़ मेक इट अ प्राइवेट सरेंडर, मुझे यहाँ पे प्राइवेट में सरेंडर करवा लो। जैकब ने साफ मना कर दिया कि नो, इट विल नॉट बी अ प्राइवेट सरेंडर, इट विल बी अ पब्लिक सरेंडर। रेस कोर्स ढाका में, वहाँ जाकर के पूरे के पूरे उस मैदान में आप लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा, और खाली पब्लिक सरेंडर ही नहीं, वहाँ पे हमारे जो ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग आएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल जी.एस. अरोड़ा, उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर भी देना पड़ेगा। नियाज़ी ने कहा प्लीज़ इतना वो मत करो मेरे को ह्यूमिलिएट, हम नहीं कर सकते ये काम। बोला आप नहीं करोगे, आपका एडीसी देगा गार्ड ऑफ ऑनर, बट ये आपको करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव नो चॉइस। अब देखिए जैकब साहब का आत्मविश्वास, क्या गज़ब के जनरल थे। फ़ौज कम है उनके पास में, उनके सामने वाले के पास में फ़ौज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा अटैक कर चुके थे, उनको डरा चुके थे, जैकब साहब पब्लिक सरेंडर के लिए अड़ गए। एंड फाइनली नियाज़ी हैड नो चॉइस, और 16 दिसंबर को शाम को 4:31 के ऊपर वहाँ पे वो पब्लिक सरेंडर होता है। वो दस्तावेज़ साइन होते हैं जिसमें सरेंडर करते हैं, और नियाज़ी जो है अपनी रिवॉल्वर निकाल के जे.एस. अरोड़ा साहब को पकड़ाते हैं, अपने लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोड़ा को। दिस वाज द बिगेस्ट सरेंडर इन द हिस्ट्री आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और 93,000 पाकिस्तानीज़ को युद्धबंदी बनाया गया, उन्होंने सरेंडर किया। उसमें से करीब 60,000 तो इनके आर्म फोर्सेस के सैनिक ही थे, कुछ 12-14 हज़ार करीब पैरा मिलिट्री फोर्सेस थे, और इन सब ने सरेंडर किया। और इंडिया ने इन्हें गारंटी दी थी कि हम आपकी जान बख्श देंगे और आपको हम लोग जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से बाहर निकाल देंगे यहाँ से। और उस समय वो ऐतिहासिक क्षण था जब रमन रेस कोर्स ढाका में ये सरेंडर किया जा रहा था, और उसके बाद एक टुकड़ी पाकिस्तान की और एक टुकड़ी
हिंदुस्तान की। इन्होंने मिलके गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उसके बाद सारा का सारा पब्लिक सरेंडर हुआ। ढाका के सारे बंगाली लोग आ चुके थे और गगनचुंबी नारे लग रहे थे, जय बांग्लादेश, जय इंडियन आर्मी एंड जय इंदिरा गांधी। ये नारों से गूंज रहा था पूरा का पूरा। एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड हिस्ट्री एंड अ न्यू कंट्री। इसके बाद आगे की जो घटनाएं वेस्टर्न साइड में हो रही थी वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। वहाँ पे मुझे अभी आपको बताना है हमारे यंग लड़कों के बारे में, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के बारे में। मुझे आपको बताना है यंग फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखोन के बारे में, और बताना है आपको मेजर चांदपुरी के बारे में, बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में। और इन सब का इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट संडे सेशन का। नेक्स्ट संडे को ये वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।